चाय बेचने वाले की बेटा, जिनकी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांज के अपने परिवार चलाया था, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे परिवार से व्यक्ति लड़का जब आके देश की कामकाज संभालेगा, प्रधान सेवक बनेगा, किसकी बारे में चर्चा करेगा? कुछ लोगों को पीड़ा होगा। सोने की चामच लेकर जन्म करने वाला सामंतवादी लोग, उनको आज पीड़ा हो रही है, इसीलिए सरकार के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी एमएसपी के बारे में बहुत तर्क रखा जाता है, तथ्य रखा जाता था। मैं एक ही विषय करके मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष जी, एमएसपी को क्यों कानून में नहीं लाया जाता था? आपने कभी लाया था क्या? आपके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान की 4-4 पीढ़ी देश संभालने के लिए मौका आपको मिला। अनेक राज्यों में आपकी जागीर आप समझ के शासन चलाए, कब आपने कानून में लाया था? आप 13-14 में हमको शासन छोड़ के गए। मैं 3 कमोडिटी का नाम लेना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, गेहूं, धान, दलहन। इन 3 कमोडिटी में 13-14 में आपने एमएसपी कितना दिया था? आपने 13-14 में गेहूं में 63,000 करोड़ एमएसपी दिया था। अब यह हमने 20-21 में 1,72,752 करोड़ एमएसपी दिया है। मेरे पूर्व वक्ता पिछले दिन विजयपाल सिंह जी इसको उल्लेख करे तो मैं दोहरा रहा हूं। कुछ लोगों को सत्य को सुनना कष्ट होता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को सुनने से ही मोक्ष मिलेगा। ये पहला वाला मैंने कहा धान के बारे में 63,000 करोड़ रुपया पहले था, 1,72,00,000 धान के बारे में। गेहूं 13-14 में 33,874 करोड़ रुपया, 33,874 करोड़ रुपया में एमएसपी उन दिनों की सरकार ने दिया था। इसी साल हमने 75,050 करोड़ रुपया एमएसपी दिया। दाल तो न्यूट्रिशन होता है, ये तो कार्बो होता है, ये न्यूट्रिशन होता है, व्यक्ति की ऊर्जा के लिए ही आवश्यकता है। आपने कितना दाल खरीदी थी मान्यवर? इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, गला फाड़ के भाषण दे रहे थे। आपने 236 करोड़ रुपया की आपने एमएसपी दिया था, और मोदी जी ने पिछले साल 10,500 करोड़ रुपए की एमएसपी दिया है। और हमें प्रश्न पूछ लो, एमएसपी कहां गया? कुल मिला के आपके समय में एक साल में 97,110 करोड़ एमएसपी दिया गया था, और हमारी समय में एक साल में वो संख्या बढ़ के लगभग 2,60,000 करोड़ हुआ है। अब हमें प्रश्न पूछते हो, काम करने वाले को, ईमानदार व्यक्ति को, किसान हितैषी को आप प्रश्न पूछते हो। और मेरे मित्र हमारे उड़ीसा से आते हैं, वरिष्ठ किसान बैकग्राउंड से आते हैं, प्रसन्न आचार्य जी। कल इनका मैंने आज उड़िया अखबार में पढ़ा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे? प्रसन्न जी, आप लंबे वरिष्ठ संसदीय व्यक्ति हो, और आपके साथ युवा साथी सस्मित भाई भी है, दोनों पढ़े लिखे मेरे राज्य की 2 रत्न हो आप। थोड़ा स्वामीनाथन जी की कमेटी की रिकमेंडेशन ठीक से पढ़ लेते, और स्वामीनाथन जी की इस कमेटी को हमने लागू किया, मोदी जी ने लागू किया, 1.5 गुना आमदनी हमने लागू किया, उसको थोड़ा उन्हीं की, हमारी बात छोड़ दीजिए। मोदी जी को आपको भरोसा नहीं है, धर्मेंद्र पे आपका भरोसा कम है, मैं प्रतियोगी हूं आपका, प्रजातंत्र में तो इतना होना ही चाहिए। लेकिन संबी सस्मित, थोड़ा आप अभी भाषण दोगे, थोड़ा इसके पहले मेरा अनुरोध रहेगा, स्वामीनाथन जी ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन के लागू करने के बाद क्या कहा, उसको पढ़ के थोड़ा ईमानदारी से भाषण देना। प्रसन्न भाई, आप मेरे बड़े हो, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, आपसे ये मेरा अपेक्षा नहीं था। कम से कम आप तो विद्वान हो भाई, आप कम से कम तथ्य सामने रखते, गुमराह मत करिए। अभी दूसरा अल्टरनेटिव एनर्जी में किसानों के साथ संपर्क है, उसी में मैं आके वक्तव्य खत्म करूंगा। एक उदाहरण दूंगा, अटल जी जब सरकार में थे, उन्होंने कहा हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। नीति बनी, अटल जी गए तो नीति को खटाई में डाल दिया गया। 2014 में हमने आके जब देखा, पीएम ने कहा कि देखो भाई, एथेनॉल फिर ब्लेंडिंग करना है, किसानों को पैसा जाएगा, गन्ना किसानों को पैसा जाएगा। तो उसमें हमने पाया 12-13 में 35 करोड़ लीटर पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने के लिए हमने खरीदा था। तेल कंपनियों ने आवश्यकता की 0.67% से नीचे हमने खरीदा, और उसकी मूल्य लगभग 492 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया। तब पिछले साल हमने योजना बनाई, योजना बदली, हमने इसी साल, उपाध्यक्ष जी मैं तथ्य रख रहा हूं, मन की बात नहीं कह रहा हूं, कहानी नहीं कह रहा हूं, गप्पे नहीं मार रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं। एमएसपी के बारे में चिल्लाने वाले लोग थोड़ा सुने, क्या मोदी जी की विजन है।
2021 में एथेनॉल हमने 325 करोड़ लीटर खरीदने का योजना बना ली है, खरीदना शुरू कर लिया, जिसकी मूल्य होगा 20,000 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया ये हमारी आवश्यकता के 8.5% पूरा करेगा। इसको हम आगे आने वाले दिनों में 20% ले जाएंगे। एथेनॉल, कंप्रेस बायोगैस, 5,000 कारखाना लगने वाला है। गोवर्धन योजना हमने शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने गोबर, खेतों की जो वर्ज्य वस्तु है, शहरों की जो वेस्ट है, जंगलों की जो वेस्ट है, जो कार्बन है, जो बायोमास में कार्बन है, सबको एनर्जी में परिवर्तित किया जाएगा। चंद दिनों में गाजीपुर जैसे ये कचरे की ढेर को साफ किया कर दिया जाएगा और उसी एनर्जी को जो हम बनाएंगे, हम किसानों की खाते में 1 लाख करोड़ रुपया की एडिशनल इनकम हम देने वाले हैं। उसी में से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। यह हमारी सरकार की विजन है। हमने करके दिखाया। किसी को वाह लगे, जिन्होंने किया कभी जिंदगी में नहीं, सिर्फ लोगों को बातें सुनाए, हमारी खानदान की कहानी सुनाए। सोने की चामच से जो लोग जन्मे हुए हैं, उनको कैसे पचेगा चाय बेचने वाले की बेटा, जिनकी मां दूसरों के घर में बर्तन मांज के अपने परिवार चलाया था। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे परिवार से व्यक्ति लड़का जब आके देश के कामकाज संभालेगा, प्रधान सेवक बनेगा, किसके बारे में चिंता करेगा? कुछ लोगों को पीड़ा होगा ही। सोने की चामच लेकर जन्म करने वाला सामंतवादी लोग, उनको आज पीड़ा हो रही है। इसीलिए सरकार के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं। उनको देश की प्रजातंत्र में जो भगवान है, उनको सब देख रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं इसी शब्द के साथ। हमारी प्रतिबद्धता है कल्याण के लिए, हमारी प्रतिबद्धता है देश के विकास के लिए। उड़ीसा की एक महान दलित और पिछड़े और आदिवासी समाज समूह के जो संत रहे, प्रेरक रहे, संत कवि भीम भोई, उन्होंने एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसकी उक्ति यूनाइटेड नेशन में भी लिखा गया है। मोजी न पछे नरक के पड़ी था जगत उद्धार हो। भारत के विचार वसुधैव कुटुंबकम में है। हमने कोरोना में विश्व को एक माना, मानवता को एक माना। हमने तय किया है, अगर भारत की गरीबों की कल्याण करेंगे तो विश्व की कल्याण होगा। और उसमें अगर पूर्वोदय की चिंता किया जाएगा, पूर्वोदय में अर्थनीति की विकास किया जाएगा, रोजगार की चिंता किया जाएगा, वहां की स्वाभिमान अधिकार के बारे में चिंता किया जाएगा, जब देश विकास होगा। इसी भीमो भोई की फिलोसफी भारत की अनेक संतों ने अपने अपने भाषा में किया है। यही हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की ध्येय वाक्य है। आज ऐसे एक सरकार इसी संकट की क्षण में, इस संधि में आज देश की शासन संभाल रही है, सेवा कर रही है। यह यशस्वी होगा, देश हमारा यशस्वी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपसभापति जी, आपने हमको मौका दिया, अनेक अनेक धन्यवाद।